सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो गाइज़ यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है कि ताइक्वांडो किस देश का खेल है। तो इसका सही जवाब है कोरिया का। ताइक्वांडो जो है वो कोरिया का खेल है। अगला प्रश्न है कि जूडो किस देश का खेल है। तो सही जवाब हो जाएगा जापान। जूडो जो है वो जापान का एक प्रसिद्ध खेल है। अगला प्रश्न है ओलंपिक में कुश्ती की शैली कौन सी नहीं है। तो इसका सही जवाब है जूडो। जूडो जो है वो ओलंपिक में कुश्ती की शैली नहीं है। अगला प्रश्न है कबड्डी का उद्गम किस देश में हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत देश में। कबड्डी का जो उद्गम है वो हमारे भारत देश में हुआ है। अगला प्रश्न है कुश्ती किस प्रकार का खेल है। तो सही जवाब हो जाएगा मैदानी खेल है। कुश्ती जो है वो मैदान में खेले जाने वाला मैदानी खेल है। अगला प्रश्न है कबड्डी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो इसका सही जवाब है 7 खिलाड़ी। कबड्डी के एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है MS एक्सेल किसके लिए प्रयोग होता है। तो सही जवाब है गणना और तालिका के लिए उपयोग होता है। MS एक्सेल का प्रयोग जो है वो गणना करने के लिए और तालिका के लिए होता है। अगला प्रश्न है कि MS वर्ड किस लिए उपयोग में लाते हैं। तो इसका जो प्रयोग है वो दस्तावेज बनाने के लिए होता है, यानी डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए होता है MS वर्ड का उपयोग। अगला प्रश्न है एंटीवायरस का कार्य क्या है। तो इसका सही जवाब है वायरस को हटाना। एंटीवायरस का कार्य होता है वायरस को हटाना। कंप्यूटर वायरस क्या है। तो इसका सही जवाब है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। कंप्यूटर वायरस जो है वो है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। याद में रख लेना है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है एक कंप्यूटर वायरस है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। अगला प्रश्न है सर्च इंजन कौन सा है दिए गए ऑप्शन में से। तो वो है गूगल। सर्च इंजन जो है वो दिए गए ऑप्शन में से गूगल है। अगला प्रश्न है कि ब्राउज़र का उदाहरण कौन सा है। तो इसका सही जवाब है क्रोम। ब्राउज़र का जो उदाहरण है वो होता है क्रोम। अगला प्रश्न है DNA का पूरा नाम क्या है। तो उसे कहते हैं डिटॉक्सरिबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है DNA को। अगला प्रश्न है विटामिन के किस में सहायक है। तो विटामिन के जो है वो रक्त जमाव में सहायक है। याद में रख लेना है, विटामिन के जो है वो रक्त जमाव में सहायक है। अगला प्रश्न है विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है। तो वो होता है रिकेट्स नामक रोग। विटामिन D की कमी की वजह से हमें रिकेट्स नामक रोग होता है। याद में इसे रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका सही जवाब है स्कर्वी नामक रोग होता है विटामिन C की कमी की वजह से, जिसमें मसूड़ों से खून निकलना शुरू हो जाता है विटामिन C की कमी की वजह से। अगला प्रश्न है विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है। तो वो रोग है रतौंधी नामक रोग। विटामिन A की कमी से हमें रतौंधी नामक रोग होता है जिसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी नामक रोग होता है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है। तो इसका सही जवाब है 206 हड्डियाँ होती है। मानव शरीर में टोटल 206 हड्डियाँ होती है। अगला प्रश्न है सोडा वाटर में कौन सी गैस घुली होती है। तो इसका सही जवाब है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सोडा वाटर में घुली हुई होती है। अगला प्रश्न है CO2 गैस किसे बुझाने के लिए प्रयोग में होती है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा सभी गैस, यानी सभी आग को, जो कि ऑप्शन में दिए है तेल की आग, विद्युत आग और गैस की आग, ये तीनों को बुझाने के लिए उपयोग में होता है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग। अगला प्रश्न है कि दहन क्रिया में क्या आवश्यक है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन। दहन क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यक होती है। अगला प्रश्न है जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो वह है ऑक्सीकरण। जंग लगना जो है वो ऑक्सीकरण प्रकार की अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है अधातुओं की प्रकृति कैसी होती है। तो वो अम्लीय होती है। अधातुओं की प्रकृति जो है वो अम्लीय होती है। अगला प्रश्न है धातुओं की प्रकृति कैसी होती है। तो वो होती है क्षारीय। धातुओं की प्रकृति होती है क्षारीय। याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इसका सही जवाब है चुंबकीय प्रभाव पर। विद्युत मोटर जो है वो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। अगला प्रश्न है पृथ्वी एक विशाल क्या है। तो पृथ्वी एक विशाल चुंबक है। पृथ्वी एक विशाल चुंबक है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो एक विशाल चुंबक है। अगला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र की SI इकाई क्या है। तो वो होता है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की जो SI इकाई होता है वो टेस्ला होता है। अगला प्रश्न है फ्यूज का कार्य क्या है।
तो उसका कार्य होता है उपकरणों की सुरक्षा। फ्यूज का कार्य होता है उपकरणों की सुरक्षा करना। अगला प्रश्न है विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? तो सही जवाब है यहाँ जो ऑप्शन नंबर डी है सभी, यानी जो ऑप्शन नंबर 3 दिए हुए, तीनों में दिए हुए हैं कि V मल्टीप्लाइड बाय आई, आर स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ये सभी जो है विद्युत शक्ति का सूत्र है। अगला प्रश्न है विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? तो वो होता है किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा। अगला प्रश्न है सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो वो स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। सहारा मरुस्थल जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो कि अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सही जवाब है अफ्रीका महाद्वीप। विश्व का सबसे गर्म महाद्वीप जो है वो अफ्रीका महाद्वीप है। अगला प्रश्न विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? तो वह अंटार्कटिका महाद्वीप। विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप का नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वह है वेटिंगन सिटी। विश्व की सबसे कम जनसंख्या वाला जो शहर है, वो देश है, वो है वेटिंगन सिटी। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वो है भारत। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो हमारा भारत देश है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वह है वेटिंगन सिटी। विश्व का सबसे छोटा देश का नाम है वेटिंगन सिटी। अगला प्रश्न है कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती? तो दिए गए ऑप्शन में से उड़ीसा राज्य है जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती, जबकि राजस्थान, झारखंड और त्रिपुरा ये तीनों राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो टोटल 8 राज्य है जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो वो गिरती है अरब सागर में। नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में जाकर गिरती है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो वह है लद्दाख पठार। भारत का सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख पठार, याद में रख लेना है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो वो गोवा राज्य है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार है गोवा। अगला प्रश्न है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1992 में, 1992 में हुई थी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो वो है SBI। भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का जो बैंक है वो है SBI। अगला प्रश्न है अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? तो वो है GST। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है GST। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? तो वह है आयकर। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है आयकर। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक कर संग्रह किससे होता है? तो वो अप्रत्यक्ष कर से होता है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स से होता है सबसे अधिक कर संग्रह, यानी टैक्स जमा। अगला प्रश्न है GST को किस संशोधन द्वारा लागू किया गया? तो वो 101 GST को 101 संशोधन द्वारा लागू किया गया। अगला प्रश्न है कि भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो वो होता है 5 वर्ष का, याद में रख लेना है, 5 वर्षों का होता है भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो वो होता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा जो कि अपर हाउस कहते हैं, उसका जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो निर्वाचित स्पीकर होता है। याद में रख लेना है, लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे हमारे भारत देश के पहले प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो वो 2 सदन हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा ऐसे 2 सदन है। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन थे? तो वो थे जर्मनी, इटली, जापान। जर्मनी, इटली, जापान थे द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो वो हुआ था 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध जो है समाप्त हुआ था 1945 में। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई? तो सही जवाब है 1920 में हुई थी लीग ऑफ नेशंस की शुरुआत 1920 में। नेक्स्ट, वर्साई की संधि किस युद्ध के बाद हुई? तो वो हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद में। वर्साई की संधि हुई प्रथम विश्व युद्ध के बाद में। अब अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो वो हुआ 1918 में समाप्त हुआ था प्रथम विश्व युद्ध 1918 में। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो वो 1946 को आया था कैबिनेट मिशन भारत। अगला प्रश्न है तुम मुझे खून दो का और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा। अगला प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो मुख्य रूप से तो राज बिहारी बोस ने की थी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, लेकिन उनका जो संचालक, उसका जो नेतृत्व है वो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। तब उसके बाद से फिर आज़ाद हिंद फौज जो है वो एक्शन में आया, लेकिन जो शुरुआत में स्थापना है वो राज बिहारी बोस ने की थी। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? तो वह है महात्मा गांधी जी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन का नारा, और इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा भी दिया गया था। ये भी याद में रख लेना है, करो या मरो का नारा। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1942 में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, याद में रख लेना है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 1942 में आया था, और फिर क्रिप्स मिशन फेल होने के बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। अगला प्रश्न है कि दांडी मार्च कब शुरू हुआ? तो सही जवाब है 1930 में शुरू हुआ। दांडी मार्च जो यात्रा है वो 1930 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो सही जवाब हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। खालसा पंथ की जो स्थापना है वो गुरु गोविंद सिंह द्वारा की गई थी, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वो थे गुरु नानक देव। सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव। अगला प्रश्न है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच में हुआ? तो वो हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध। अगला प्रश्न है पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ था 1761 में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अगला प्रश्न है छत्रपति शिवाजी महाराज जी की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी रायगढ़ में। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की राजधानी थी रायगढ़ में। अगला प्रश्न है अष्ट प्रधान परिषद किससे संबंधित है? तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंधित है अष्ट प्रधान परिषद। अगला प्रश्न है कि अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? तो वो थे पाणिनि। अष्टाध्यायी के रचयिता थे पाणिनि। अगला प्रश्न है कि रामायण के रचयिता कौन है? तो सही जवाब है वाल्मीकि। रामायण के रचयिता है महर्षि वाल्मीकि। अगला प्रश्न है महाभारत के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेद व्यास। महाभारत के रचयिता माने जाते हैं वेद व्यास। अगला प्रश्न है चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई? तो वो कुंडल वन में हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति कुंडल वन में। अगला प्रश्न है कनिष्क किस वंश का शासक था? तो वो था कुषाण वंश का। कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का शासक था। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो सही जवाब है कुमारगुप्त ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो कुमारगुप्त द्वारा की गई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है जयदेव। गीत गोविंद के लेखक है जयदेव। अगला प्रश्न है साकेत के लेखक कौन है? तो सही जवाब उसका हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त ने पुस्तक लिखी है साकेत। अगला प्रश्न है सूरसागर के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है सूरदास। सूरसागर के लेखक है सूरदास। इंपॉर्टेंट है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीजक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है कबीर। संत कबीर है बीजक के लेखक। अगला प्रश्न है मधुशाला के लेखक कौन है?
तो सही जवाब है हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला के लेखक है हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है कबीर ग्रंथावली किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है कबीर से। कबीर ग्रंथावली जो है वो कबीर से संबंधित है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो सही जवाब है उत्कृष्ट शिक्षकों को दिया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो है वो उत्कृष्ट शिक्षकों को दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाते हैं 5 सितंबर के दिन। हर साल 5 सितंबर को हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। अगला प्रश्न है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो वो हुआ था 1958 में। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है वो 1958 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किससे संबंधित है? तो वो विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का संबंध है विज्ञान के क्षेत्र से। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किसे दिए जाते हैं? तो वो बच्चों को दिए जाते हैं। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार जो है वो बच्चों को दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है फील्ड्स मेडल किस विषय से संबंधित है? तो वो गणित से संबंधित है। फील्ड्स मेडल जो है वो गणित से संबंधित है। अगला प्रश्न है फील्ड्स मेडल किस आयु वर्ग के वैज्ञानिकों को दिया जाता है? तो वो 40 वर्ष से कम आयु वालों को दिया जाता है फील्ड्स मेडल। अगला प्रश्न है अबेल पुरस्कार किस विषय से संबंधित है? तो वो गणित विषय से संबंधित है। अबेल पुरस्कार का जो संबंध है वो गणित से है। अगला प्रश्न है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार भारत के किस पड़ोसी देश में दिया जाता है? तो वो दिया जाता है फिलीपींस में। रैमस मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो फिलीपींस देश में दिया जाता है। अगला प्रश्न है सार्क साहित्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो संबंधित है साहित्य के क्षेत्र से। सार्क साहित्य पुरस्कार का संबंध है साहित्य के क्षेत्र से। अगला प्रश्न है टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर किस क्षेत्र से संबंधित है? तो संबंधित है राजनीति और समाज से संबंधित है टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 7 अगस्त को हम हर साल राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस किस वर्ष से मनाया जाता है? किस वर्ष से मनाया जा रहा है? तो वो 2016 से मनाया जा रहा है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वो है 23 सितंबर को हम हर साल राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो वो पीसी महालनोबिल के जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है हम 9 अक्टूबर के दिन हर साल राष्ट्रीय डाक दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट जवाब है 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में हम मनाते हैं 29 जून के दिन। अगला प्रश्न है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हम मनाते हैं 3 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल हम 3 मई को मनाते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो इसका सही जवाब है 8 मार्च के दिन हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। वहीं अगर हम राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो वो हम मनाते हैं 13 फरवरी के दिन। अगला प्रश्न है विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 3 मार्च को मनाते हैं हम विश्व वन्यजीव दिवस। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 9 दिसंबर के दिन हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 9 अक्टूबर के दिन हम हर साल विश्व डाक दिवस के रूप में मनाते हैं 9 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 3 दिसंबर को हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है भारत में वनों और पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा संगठन है? तो वो है MOEFCC।
MOEFCC है भारत में वनों और पर्यावरण संरक्षण के लिए संगठन। अगला प्रश्न है भारत में वन्यजीव संरक्षण के लिए कौन सा राष्ट्रीय संगठन है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो एक संगठन है जो वन्यजीव संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है भारत में सांख्यिकी और जनगणना का प्रमुख संगठन कौन सा है? तो है CSO। CSO भारत में सांख्यिकी और जनगणना का प्रमुख संगठन। अगला प्रश्न है भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अगला प्रश्न है भारत में खेल मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल संगठन कौन सा है? तो सही जवाब है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे साई कहते हैं। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है खेल मंत्रालय के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का प्रमुख संगठन कौन सा है? तो वो है DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। याद में रख लेना है कौन सा है? DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। याद में रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है मैड्रिड में। विश्व पर्यटन संगठन का जो मुख्यालय है वो मैड्रिड में स्थित है। अगला प्रश्न है UNDP का मुख्यालय कहाँ है? तो सही जवाब हो जाएगा न्यूयॉर्क में स्थित है। UNDP का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न है यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब है 1946 में हुई थी। यूनिसेफ की जो स्थापना है 1946 में हुई। अगला प्रश्न है UNDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो है आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन। आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन है UNDP का मुख्य उद्देश्य। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही जवाब है 1945 में हुई। यूनेस्को की जो स्थापना है वो 1945 में हुई। अगला प्रश्न है WHO की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो था वैश्विक स्वास्थ्य सुधार। WHO की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था वैश्विक स्वास्थ्य सुधार। अगला प्रश्न है ओडिसी नृत्य में पारंपरिक संगीत कौन सा है? तो वो है सारंगी और मृदंगन। ओडिसी नृत्य में जो पारंपरिक संगीत है वो है सारंगी और मृदंगन। अगला प्रश्न है भारतीय शास्त्रीय नृत्य के कितने प्रकार हैं? तो वो प्रकार है 8। भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रकार है टोटल 8। अगला प्रश्न है कथक नृत्य का मूल विषय क्या है? तो वो है भक्ति और प्रेम। कथक नृत्य का जो मूल विषय है वो है भक्ति और प्रेम। अगला प्रश्न है भरतनाट्यम के में कौन सा भाव प्रमुख है? तो वो भाव है भक्ति भाव। भरतनाट्यम में भक्ति भाव जो है वो प्रमुख है। अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी नृत्य का सबसे प्रसिद्ध पात्र कौन सा है? तो वो है कृष्ण। कुचिपुड़ी का जो सबसे प्रसिद्ध पात्र है वो है कृष्ण। अगला प्रश्न है मणिपुरी नृत्य किस परंपरा से जुड़ा है? तो वो वैष्णव परंपरा से जुड़ा हुआ है। मणिपुरी नृत्य जो है वो वैष्णव परंपरा से जुड़ा हुआ नृत्य है। अगला प्रश्न है भारत में मुख्य बसंत उत्सव कौन सा है? तो सही जवाब है होली का। होली जो है वो भारत में मुख्य बसंत उत्सव है, होली। अगला प्रश्न है पुष्कर मेला किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है ऊंट मेला के लिए। पुष्कर मेला जो है वो ऊंट मेला के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो वो है कुंभ मेला। भारत का जो सबसे बड़ा मेला है वो है कुंभ मेला। अगला प्रश्न है लोहड़ी मुख्य रूप से किस क्षेत्र का पर्व है? तो वो पंजाब का है। लोहड़ी जो है वो मुख्य रूप से पंजाब क्षेत्र का पर्व है। अगला प्रश्न है बैसाखी किस कृषि संबंधी गतिविधि का प्रतीक है? तो वो है फसल की कटाई। बैसाखी का जो त्यौहार है वो पंजाब का प्रमुख त्यौहार है जो कि फसल कटाई के समय किया जाने वाला ये नृत्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में ताल किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लय और छंद। भारत में
ताल किसे कहते हैं, तो उसे लय और छंद को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रसिद्ध वायलिन किस संगीत में प्रयोग होता है, तो वो होता है कर्नाटक में। भारत में जो प्रसिद्ध वायलिन है वो कर्नाटक में उपयोग होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में बीहरा और छठी किस लोक संगीत के अंग है, तो वो है उत्तर प्रदेश और बिहार के। भारत में बीहरा और छठी जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार के अंग है। अगला प्रश्न है कि भारत में संगीतिक नाट्य ओपेरा किस संगीत से मिलता जुलता है, तो वो है भरतनाट्यम और कथकली से। भारत में सांगीतिक नाट्य जो है वो भरतनाट्यम और कथकली संगीत से मिलता जुलता है। अगला प्रश्न है कि भारत में राग और ताल का मिश्रण किस में प्रयोग होता है, तो वो प्रयोग होता है शास्त्रीय संगीत में। भारत में राग और ताल का जो मिश्रण है वो शास्त्रीय संगीत में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में तान और आलाप किस संगीत का प्रमुख अंग है, तो वो अंग है शास्त्रीय संगीत का। भारत में तान और आलाप जो है वो शास्त्रीय संगीत का प्रमुख अंग है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म में तपस्या और ध्यान का महत्व किसके लिए है, तो वो निर्वाण प्राप्ति के लिए है। बौद्ध धर्म में तपस्या और ध्यान का जो महत्व है वो निर्वाण प्राप्ति के लिए है। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म में 7 महापरिग्रह कौन है, तो है शास्त्रों में वर्णित नियम। जैन धर्म में 7 महापरिग्रह जो है वो है शास्त्रों में वर्णित नियम। अगला प्रश्न है कि भारत में सिख धर्म का मुख्य धार्मिक स्थल कौन सा है, तो वो है हरमंदिर साहिब अमृतसर। स्वर्ण मंदिर, जैसे स्वर्ण मंदिर करते हैं वो भारत में सिख धर्म का मुख्य धार्मिक स्थल है। अब अगला प्रश्न है कि इस्लाम धर्म में 5 स्तंभ कौन से हैं, तो वो है ईमान, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज। ईमान, नमाज, ज़कात और रोज़ा, हज, ये है इस्लाम धर्म में 5 स्तंभ। अगला प्रश्न है कि भारत में हिंदू धर्म के कितने प्रमुख पर्व हैं, तो कई है, जिसमें दिवाली, होली, नवरात्रि, दशहरा आदि आते हैं भारत में हिंदू धर्म के प्रमुख पर्व। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म में कौन सा प्रमुख सिद्धांत है, तो वो है अहिंसा। जैन धर्म में अहिंसा जो है वो एक प्रमुख सिद्धांत है। अगला प्रश्न है भारत का पहला आईटी पार्क कहाँ स्थापित हुआ, तो वो हुआ था बेंगलोर में। भारत का पहला आईटी पार्क जो है वो बेंगलोर में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में बना है, तो वो बना है मुंबई में। भारत का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना था वो मुंबई शहर में बना था। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ बना, तो सही जवाब है दिल्ली में बना था। भारत का पहला राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो है वो दिल्ली में बना था। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ हुआ, तो वो दिल्ली में हुआ था। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मेला जो है वो दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय रेलवे कब चला, तो 1853 में चला था। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय रेलवे जो है वो 1853 में चला था। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला विश्व धरोहर स्थल कौन सा था, तो वो जो अजंता और एलोरा की गुफाएं थी। भारत का जो पहला विश्व धरोहर स्थल था वो था अजंता एलोरा की गुफाएं। अगला प्रश्न है कि एमपी का फुल फॉर्म क्या है, तो वो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, याद में रख लेना है। नेक्स्ट है एफआईआर का फुल फॉर्म क्या है, तो उसे कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर को कहा जाता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब अगला प्रश्न है सीबीआई का फुल फॉर्म क्या है, तो सही जवाब है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है सीबीआई का फुल फॉर्म, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगला प्रश्न है रॉ का फुल फॉर्म क्या है, तो सही जवाब है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अगला प्रश्न है आईबी का फुल फॉर्म क्या है, तो उसे कहते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो। आईबी का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। अगला प्रश्न है एनडीए का फुल फॉर्म क्या है, तो है नेशनल डिफेंस एकेडमी। एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। अगला प्रश्न है एयर कंडीशनर का आविष्कार किसने किया, तो वो विलिस कैरियर ने किया था एयर कंडीशनर का आविष्कार। अगला प्रश्न है स्कूटर का आविष्कार किसने किया, तो वो था एनरिको पियाजियो। स्कूटर का आविष्कारक था एनरिको पियाजियो था जिसने स्कूटर का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है कि डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया, तो वो था रुडोल्फ डीजल। डीजल इंजन का आविष्कार करने वाला था रुडोल्फ डीजल, यानी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया,
तो सही जवाब है गॉडविल डेमलर ने किया था। गॉडविल डेमलर ने किया था मोटरसाइकिल का आविष्कार। अगला प्रश्न है कि कार का आविष्कार किसने किया? तो सही जवाब है कार्ल बेंज ने किया था। कार का आविष्कार किया था कार्ल बेंज ने। तो सही गाइस, आज के इस वीडियो में हमने 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे।